चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती। क्या देना है, क्या लेना है। माँ बाबूजी में अक्सर इन बातों में बहस भी छिड़ जाती। बाबूजी ने सुमति से बोला, अपने भैया को फोन लगा के बोल दो कि रोका करने के लिए आ जाए और शहर से यह सब सामान भी लेते आए। सुमति की तरफ बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए बोला। सुमति ने भैया को फोन पर सारी बात बता दी। अगले दिन मुकेश भैया भी आ गए। लवकुश देखते ही उन्हें खुशी से उछल पड़े। मुकेश भैया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुकेश ने माँ बाबूजी के पैर छुए। सुमति उनके लिए पानी और मीठा ले आई। बाबूजी के साथ मिलकर मुकेश ने रोके की तैयारी कर ली। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। सब लोग अनिल के घर जाने के लिए तैयार थे। लवकुश को भाभी ने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था। पंडित जी से तिलक करा के सब लोग उनके घर के लिए चल दिए। घर आते समय अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, माँ और भाभी सब कुछ जानने के लिए उत्साहित थी। बाबूजी ने बताया सब अच्छा था। उन्होंने कुछ और सामान बताया है, बोला है शादी में दे देना। भैया ने बोला मैं शहर जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ, पर बाबूजी ज्यादा तो नहीं हो सकेगा। बाबूजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, प्रधान जी से बात करके देखते हैं, कुछ मदद कर देंगे तो। मुकेश अगले दिन शहर के लिए निकल गया। बाबूजी भी पैसों के इंतजाम में लग गए। भाभी जी ने भी सास का बक्सा और सुमति को देने के सामान तैयार करने लगी। घर की लाइट कभी आती कभी जाती। बाहर से जनरेटर की आवाज आती। घर में मेहमान आते और कन्यादान के लिए सुमति के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का सभी का नाम और उनके रुपए एक कॉपी में लिख रहा था। बांस से बना मंडप में सुमति और उसके साथ कुछ और लड़कियों को बिठाया। वहीं बुआजी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे सुमति और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। सुमति नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये क्या है मरीजों वाला खाना। बुआ बोली, ये रस्म है, यह पूजा के हैं, खा लो। और भी तो लड़कियां खा रही हैं। पुष्पा भी उनमें ही बैठी हुई थी। वो बोली, हाँ बुआ, अब खा लेते हैं, शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सुमति के चेहरे पर खुशी आ गई। बोली, हाँ पुष्पा, शाम को तो पानी पूरी भी मिलेगी। सुमति की बुआ बोली, नहीं सुमति, तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है। सुमति चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात है, हम क्यों रहे भूखे, ये मरीजों वाला खाना खा के क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं ना, तो हम क्यों रहे भूखे। बुआ बोली, ज्यादा मुंह ना चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिलेंगे। चुपचाप खा लो, नहीं तो रहने दो। बुआ आगे की थाली खींचते हुए बोली। सुमति बुआ को रोकते हुए बोली, नहीं बुआ रहने दो, हम खा लेंगे, आगे तो भूखे रहना है। बिना मन के सुमति ने वो खाना खा लिया। सुमति छत पर जाने लगी अपनी सहेलियों के साथ। बुआ ने बोला, अब कहाँ जा रही हो? तो सुमति बोली, बुआ धूप में थोड़ी जा रही हूँ, थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, छुरा पास में रख लेना। सुमति ने हाँ में गर्दन हिला दी। छत पर जाकर सुमति बोली, देख आशा, पुष्पा, भूख तो मेरे से बर्दाश्त होती नहीं और इतना फीका खाना खाकर मुंह भी खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचाकर पानी पूरी ले आ।
आशा बोली, लाने को तो मैं ला दूंगी सुमती, पर तेरी बुआ की डांट बहुत तेज होती है। सुमती बोली, तू लेके आ जा और तीखा बनवाना। जैसे ही लाए सबसे नजर छुपा के वो अलग कमरा है ना जिसमें हमें उन दिनों में रहना पड़ता है, वहां ले आना जल्दी के लिए। जो शादी के लिए सभी कमरों की अच्छे से सफाई हुई है और हम वहां जा सकते हैं, समझी? अब जा और याद रखना तीखा होना चाहिए। पुष्पा और आशा दोनों सुमती से कहने से चली गईं। सुमती बेचैनी से इंतजार करने लगी। पानी पूरी याद करके उसके मुंह में पानी आने लगा। थोड़ी देर में आशा पुष्पा दोनों आ गईं। सुमती उनके हाथ की ओर देखती हुई बोली, पुष्पा के हाथ में थैला और आशा के हाथ में लोटा होता है। वो कमरे की ओर इशारा करती है। सब नजर बचा के कमरे में चली गईं। सुमती अंदर आकर झट से कमरा बंद कर देती है और दोनों सहेलियां को थोड़ा सा देकर खुद सारा लेकर एक एक करके मुंह में पूरी रखती जाती और तीखा होने से उसके आंखों से पानी आने लगा। फिर भी वो खाती जा रही थी। सब खत्म हुआ तभी भी मिर्ची के कारण सुमती की आंखों से पानी आ रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमती ने जल्दी से सब साफ करके लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने माँ खड़ी थी। सुमती को देखकर माँ का चेहरा उदास हो गया, आंखों में पानी आ गया और वह झट से सुमती को गले लगाकर रोने लगी। सुमती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी भाभी और बुआ भी आ गईं। बुआ बोली, सुमती की माँ, अभी कौन सा विदाई हो रही हो जो इतना रो रही हो? माँ से सकते हुए बोली, देखो ना जीजी, ये यहाँ सबसे छुप के अकेले रोई जा रही है। क्या हाल बना लिया है, रो रो के पूरा मुंह लाल हो गया है, आंखें भी रो के सूज गई हैं। पीछे से पुष्पा और आशा दोनों मुंह दबाए हंसे जा रही थी। बुआ बोली, हमारी सुमती सयानी हो गई है। सुमती कुछ न बोल रही थी। उसे तो अपनी चोरी न पकड़ी जाए इस चीज का डर था। भाभी बोली, चलो यहाँ कहाँ आ गई सब, आंगन में चलो, वहीं सब बैठेंगे। मौका देख पुष्पा और आशा भी वहां से निकल गई। शाम को सुमती को गांव की सरोज दीदी आई थी सजाने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सरोज दीदी ही सजाती थी। सुमती को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली सुमती का कहाँ शांत बैठने वाली थी। सरोज ने बोला, देख सुमती, अगर तू शांत नहीं बैठेगी तो मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी और चाची जो कि सुमती की माँ है उससे बोल दूंगी। सुमती बोली, नहीं दीदी, अब हम बिल्कुल शांत रहेंगे, माँ से कुछ मत कहना। थोड़ी देर में सुमती को सरोज सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से संवार गई। सुंदर सी सुमती अब और सुंदर लगने लगी। बुआ ने जैसे ही सुमती को देखा, काजल का टीका लगाकर बोली, नजर न लग जाए मेरी बिटिया रानी को। सुमती बोली, बुआ यह सब बहुत भारी है, कुछ इनमें से कम कर दो। बुआ बोली, चुप कर, सब दुल्हन ऐसे ही तैयार होती हैं। बारात गांव में आने की खबर मिली है। सब लोगों की दौड़ भाग और तेज हो गई। द्वार पूजा की सारी तैयारियां शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फल फूल, माला सब कुछ देखकर तैयारी कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद द्वार पूजा की रस्म शुरू हुई। सभी लोग दूल्हा देखने चले गए। सुमती कमरे में अकेली थी। वो इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी ममता बुआ कमरे में आ गई। सुमती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और गले लग गई। ममता बुआ सुमती के हाथ में 50 रुपए देते हुए बोली, खुश रह बिटिया। सुमती ने रुपए देख वापस बुआ के हाथ पर रख दिए और बोली, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बुआ बोली, बिटिया यह मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं, गांव की किसी औरत ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सुमती गुस्से में बोली, क्यों होगी मुसीबत, कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं उसे देख लूंगी। बुआ बोली, बेटा तू नादान है, तुझे कुछ नहीं पता, चल मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर बुआ कमरे से निकल गई। तभी भाभी अंदर आई और बोली, ये ममता जीजी आई थी क्या? सुमती बोली, नहीं तो भाभी कोई नहीं आया। भाभी बोली, तो कोई सफेद साड़ी में शॉल ओढ़े। सुमती कहने लगी, बात को बदलते हुए बोली, क्या बात है भाभी, कोई भी नहीं आया सफेद साड़ी में। भाभी तुम तो आज गजब लग रही हो, भैया तो आज तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। सुमती ने अपनी बात बदल दी। सुमती की बात सुनकर भाभी शर्मा गई और बोली, सुंदर तो मैं हूं ही, बस
समय नहीं मिलता सजने संवरने का, इसलिए ऐसी दिखती थी। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती खाना खाने चले गए। अनिल के फूफा जी हर जगह कमी निकाल रहे थे। खाना ठंडा है, नाश्ता अच्छा नहीं है, हमारा स्वागत ठीक नहीं हुआ। सुमति के बाबूजी हर जगह हाथ जोड़े खड़े रहे, बात बात पर और बिना गलती के माफी मांग रहे थे। जयमाला की रस्म शुरू हुई। सुमति को पुष्पा और आशा स्टेज की तरफ ले जा रही थी, जहां अनिल पहले से ही खड़ा था। सुमति स्टेज पर पहुंची। पहले माला सुमति को डालने को बोला गया। अनिल के दोस्तों ने उसे गोद में ऊपर उठा लिया और सुमति को चिढ़ाने लगे। सुमति मनी मन सोच रही थी, मन तो करता है यहां से कहीं दूर चली जाऊं, पर माँ बाबूजी का ख्याल आ जाता है। सुमति जयमाला लिए जो खड़ी थी, जो कुर्सी पर चढ़ी, वहां पर एक कुर्सी डली हुई थी और उस पर झट से चढ़ गई और वहां सब देखकर यह चकित रह गए और उसने माला डाल दी। सुमति मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। तब अनिल ने सुमति को माला पहनाई। इसी तरफ सगुन की रस्में भी पूरी हो गईं। सभी बारातियों से बाबूजी खाने के लिए पूछ रहे थे। सबके खा लेने के बाद बाबूजी घर में आके बोले, शादी की सब तैयारी हो गई है, अनिल जी आ रहे हैं। सुमति ने बाबूजी को देखकर पूछा, बाबूजी आपने खाना खाया? तो बाबूजी बोले, नहीं बिटिया, मैं और तेरी माँ कन्यादान के बाद खाएंगे। सुमति बोली, मेरी वजह से आप दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। शादी के लिए तो मंडप में अनिल आ चुका था। सुमति को शादी के लिए आंगन में बुलाया गया। सुमति पीली साड़ी और ससुराल से दिए गए गहने पहनकर तैयार हुई थी। सुमति के लंबे बाल आगे करे हुए थे। पीली साड़ी में सीता माता के जैसे लग रही थी। एक लाल चुनरी में सुमति का लंबा घूंघट करके आंगन में ले आए और शादी के मंत्र शुरू हो गए। जैसे जैसे बोला जा रहा था, सुमति वैसे वैसे कर रही थी। पंडित जी एक एक कर सातों वचन बोलने लगे और सुमति को फिर जो कहने लगे और लड़के को भी दोहराने के लिए बोला। सुमति और लड़के दोनों दोहरा रहे थे। फिर सिंदूर दान शुरू हुआ। खूबसूरत सिंदूरा में सुमति की मांग अनिल ने भरी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़ी बुआ, भाभी, माँ, बाबूजी सबकी आंखें नम हो गईं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। सुमति अब सुहागन हो गई थी। शादी की सभी रस्म पूरी होने के बाद पंडित जी सुमति को समझाने लगे, अब ये सिंदूरा तुम्हारा है, इसके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके भी अपने ही नियम है। ध्यान से सुनो बेटिया, सिंदूरा वही रहेगा जहां तुम रहोगी। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना तुम्हारे पति। इसका लाल रंग कभी भी कम ना हो। इसमें जो सिंदूर कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। सुमति सारे नियम ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद दोनों नवजोड़ा सबका आशीर्वाद लेने लगे। सब दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा सिंदूरा की चमक कभी कम ना हो। अब बारातियों की विदाई का समय था। सुमति का गौना जो शादी के बाद की विदाई थी, उस समय ना करके कुछ समय बाद के लिए टाल दी गई। शादी के 2 साल बाद अब उसका गौना होना था, इसलिए सभी बारातियों को ही विदा करना था। सुमति के बाबूजी और मुकेश ने मिलकर सभी मेहमानों को बहुत अच्छे से कपड़े, रुपए और मिठाई दे के विदाई दी। दहेज का सामान और जेवर अनिल और उसकी माँ को सौंप के सारा सामान ध्यान से भिजवाने लगे। सुमति की सास सुमति से मिलने गई। सुमति ने उनके पैर छुए। वो बोली, इन 2 सालों में सारा घर का काम अच्छे से सीख लेना। अब शादी हो गई है तुम्हारी, सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझ लेना और अपना सिंदूरा का बहुत जो ध्यान रखना, कोई कमी ना हो, समझी? सुमति ने हाँ में सिर हिला दिया। सभी बारातियों के साथ अनिल और सुमति की सास भी चले गए। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले गए। पूरा घर सूना हो गया। सुमति काफी दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो माँ ने बोला, सुमति सिंदूरा में से सिंदूर लगा लेना, पूरब की ओर मुंह करके ही लगाना। सुमति सिंदूर लगाती, अक्सर सिंदूर लगाते समय उसके कपड़े भी सिंदूर में रंग जाते। धीरे धीरे सुमति ने सब सीख लिया। भैया और बाबूजी कर्ज उतारने की कोशिश में बहुत मेहनत करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुमति की शादी को 1 साल हो गया।
बाबूजी की तबीयत अब अधिक काम करने के कारण खराब रहने लगी। सुमति ने कई बार मना किया कि काम करने को घर पर जो गिरवी रखा था उसे भी देखना था। उसके बापू उसे समझाते। इन मुसीबत के समय में और मुसीबत हो गई जब पता चला कि मुकेश फैक्ट्री में काम करते हुए हाथ में उसे चोट लग गई और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली कटकर अलग हो गई। जब घर में फोन आया तो सुमति ने फोन उठाया तो मुकेश के दोस्त का फोन था। उन्होंने बताया मशीन में मुकेश का हाथ आ गया जिससे उसके हाथ में चोट लगी है। हम उन्हें अस्पताल ले गए। आप अपने यहाँ से किसी को भेज दें। यह खबर सुनकर माँ बाबूजी बेचैन हो उठे। भाभी तो यह सुनते ही बेहोश हो गई। सुमति सभी को संभालते हुए कहने लगी और भाभी के मुंह पर बार बार पानी के छींटे देकर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद सभी शांत हुए। सुमति बोली, बाबूजी, भाभी जी के साथ आप शहर चले जाएं। भाभी भैया को देखेगी तो शायद इन्हें तसल्ली मिले। माँ ने बोला, तो ठीक कहती है सुमति, अपनी भाभी को जाने के लिए तैयार कर दे। भाभी ने जाने की तैयारी कर ली। बाबूजी ने जितने रुपए इकट्ठा किए थे उनमें से कुछ रुपए लेकर बाबूजी शहर के लिए चले गए। घर में सुमति और उसकी माँ दोनों बच्चे थे। अगले दिन बाबूजी ने पड़ोसी के मोबाइल पर फोन करके बताया कि 2 दिन बाद आना होगा और मुकेश को साथ लेके आएंगे और सब ठीक है। 2 दिन बाद वो लोग घर आ गए। बाबूजी बोले, अभी मुकेश को आराम करने के लिए बोला गया है। इन सब में बहुत खर्चा हो गया। करीब 15 दिन बाद मुकेश के ठीक होने पर वो दोबारा से नौकरी के लिए शहर चले गए। इस बीच कई बार मुनीम के यहाँ से आदमी रुपए मांगने आता रहा। देखते ही देखते गौने का समय भी पास आ गया। पंडित जी ने 14 दिन बाद का मुहूर्त निकाला। घर में सब गौने की तैयारी करने लगे। बाबूजी रुपए की कमी से बहुत परेशान थे। सुमति ने अपने आगे पढ़ने की और कुछ बनने की इच्छा को मन ही मन जो दबा दिया था और गौने की तैयारी में लग गई थी। गौने के 2 दिन रह गए थे। अगले दिन मुकेश भैया आने वाले थे। बाबूजी के पास मुकेश का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक गांव में बहुत बड़ा कैंप लगा है। वहां के डॉक्टरों से के साथ जो अमित भी गया था। अचानक किसी अफवाह से भगदड़ मच गई जिससे टेंट टूट गया। कई लोग उनके अंदर फंसकर मर गए। अमित भी उनमें से था। सर पर टेंट, उसका जो सर था उसमें जो टेंट में लगा हुआ लोहे का डंडा अमित के सिर में लग गया और चोट गहरी होने से खून ज्यादा बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना सुनते बाबूजी धम से जमीन पर बैठ गए। माँ सुमति और भाभी घबराते हुए बाबूजी को हिला हिला कर पूछ रही थी। बाबूजी तो पत्थर बन गए थे। बार बार माँ बोले जा रही थी कि सुमति के बापू, क्या बात है, बताओ तो सही, मुकेश तो ठीक है ना? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ यह सुनकर सर पकड़कर बैठ गई। सुमति को समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। उसके साथ ही सारे घर में मातम छा गया। सब बहुत तेज तेज रोने लगे। गांव के लोग भी आ गए। थोड़ी देर में गांव की औरतों ने सुमति के हाथ की चूड़ियां तोड़ के निकाल दी और सिंदूर भी पोंछ के साफ कर दिया। सब बोल रहे थे, सुमति बहुत अभागन है, इसकी किस्मत तो फूट गई, भरी जवानी में विधवा हो गई। अनिल के घर से एक आदमी आया और सिंदूरा मांगा। जब पति का देहांत हो जाता है तो सिंदूरा उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है। माँ सिंदूरा देती हुई बोली, न जाने किसकी नजर लग गई सिंदूरा को, सारा रंग बेरंग हो गया। सुमति अब बहुत शांत रहने लगी थी। न ठीक से खाती थी, न ठीक से सोती और न ही किसी से बोलती थी। ना तो अब बगीचे के आम खाती, ना ही पानी पूरी। पिताजी भी अब बहुत बीमार हो गए। दिन पर दिन हालात खराब होती जा रही थी। पिताजी ने सुमति को बुलाया और प्यार से समझाया, सुमति, तू तो मेरी बहादुर बिटिया है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर तू हार नहीं मानना। जिंदगी से हमेशा अपना ध्यान रखना। कभी जीवन को खत्म करने या आत्महत्या करने की कोशिश कभी मत करना। बिटिया, सुमति की आंखों में आंसुओं की धारा बरस पड़ी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। रात में बाबूजी को खाना देके सुमति सोने चली गई। अगले दिन सुमति की माँ बाबूजी को जगाने गई।
वो बार बार सुमति के बाबूजी को बोल रही थी, पर बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ गया। माँ ने सुमति को आवाज लगाई, अरे ओ सुमति, ओ लवकुश, जरा देखो ना, तुम्हारे बाबूजी तो जाग ही नहीं रहे। आवाज सुन के पड़ोस के चाचा भी आ गए। उन्होंने भी नबज जांची और बताया कि बाबूजी तो अब नहीं रहे। यह सुनकर घर में एक बार फिर से मातम फैल गया। माँ और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। सुमति माँ को गोद में लेके रोई जा रही थी। गांव की औरतें बोल रही थी, सुमति बहुत अशुभ है, खुद सफेद साड़ी में है और माँ को भी सफेद साड़ी ही ला दी। भाभी यह सब सुन रही थी। मुकेश भैया को खबर हुई तो वो भी शहर से आ गए। अंतिम संस्कार पूरा। चुलबुली सी सुमति अब ना तो कुछ बोलती ना ही कुछ कहती थी। एक के बाद एक दुख के आने से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। होठ सूख गए, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। मुनीम जी ने आके बोले, अब तुम इस घर को खाली कर दो, इस घर में अब तुम नहीं रहोगे। तुम्हारे बाबूजी ने उधार नहीं चुकाया। उस समय मुकेश के पास भी इतने रुपए नहीं थे कि वो उधार चुका सके। ऐसे में भाभी ने बोला, हम सब आपके साथ ही शहर चलेंगे, वहीं रहेंगे। यह सुनकर माँ बेटा कहने लगी, बेटा इस घर में तुम्हारी बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं। माँ की बात सुन के मुकेश बोला, माँ यह घर मैं नहीं बचा सकूंगा। जो सुधा ठीक कहती है, आप मेरे साथ शहर चलो। मुकेश की पत्नी का नाम सुधा था, इसलिए वो बोला, सुधा का जो राय है वह बिल्कुल सही है। घर छोड़ के जाने का ना तो सुमति का मन था और ना ही माँ का, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद मुकेश भैया के साथ सबको शहर के लिए निकल पड़े। माँ बाबूजी की फोटो लिए घर की दहलीज जैसे छोड़ रही थी, मानो दिल पर भारी पत्थर रखा हो। माँ सुमति से बोली, सुमति, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब मैंने सोचा यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी, पर आज मुझे जीते जी यह घर छोड़ना पड़ रहा है। इसके हर कोने में तेरे बाबूजी की याद समाई है। शहर पहुंचकर देखा कि घर बहुत छोटा था। मुकेश भाभी को सब बताने लगा। कहाँ क्या है? लवकुश माँ से बोले, दादी यह घर अच्छा नहीं है, हम कब अपने घर जाएंगे? माँ बिना कुछ बोले रोने लगी। भाभी का व्यवहार भी बदल रहा था। सुमति को ही घर के सारे काम करने होते थे। भाभी बोलने लगती, इतनी महंगाई में घर चलाना आसान थोड़े ही ना है। माँ की दवाई का भी ध्यान सुमति रखती और सारी कड़वी बातें भी सुनती रहती, घर का सारा काम भी करती। एक रोज माँ को लकवा मार गया। मुकेश ने बहुत दवाई कराई पर कोई फर्क नहीं दिखा। माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। वो बिस्तर पर ही रहती और सुमति सिराने बैठ के बहुत रोती। उसे अपने बाबूजी की बहुत याद आती थी। कुछ दिनों बाद माँ भी बाबूजी के पास चली गई। यह सब देख सुमति का मन हुआ कि जहर खा ले, पर अपने बाबूजी की बात याद करके रुक गई। भाभी के ताने अब और कड़वे हो गए थे। वो बोलती, सबको खा गई, अब किसे खाएगी। उन्होंने भैया से कई बार सुमति को विधवा आश्रम छोड़ने को बोला, पर वो भैया जो भाभी पर गुस्सा हो जाते। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब वो सुमति के पास आई और बोली, सुमति तू खुद ही अपने भैया से बोल दे कि तुझे आश्रम छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मेरे सुहाग को बना रहने दे। सुमति बोली, भाभी ये आप क्या बोल रही हो? मेरे से तुम्हारा सुहाग को कैसा खतरा है? वो बोली, देखो सुमति, तुम एक विधवा हो और विधवा बहुत अशुभ होती है, उसकी परछाई भी सुहागन के लिए सही नहीं होती। सुमति बोली, भाभी ये तो अंधविश्वास है। तब उसकी भाभी बोली, जो भी है, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा ना, मांगा तो बस एक ही बात मांगी है कि मेरे पति को बख्श दो। आज तक तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। सुमति के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो भैया से बोली, भैया आप मुझे आश्रम छोड़ दें, वहां हमारे जैसे और भी लोग रहते होंगे, वहीं सही जगह है मेरे लिए। भैया आप बस हमें वहीं छोड़ दीजिए। मुकेश बोला कि तुझे तेरी भाभी ने कुछ बोला है? तो वो बोली, नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला और मैं वहां जाना चाहती हूँ। बहुत बहस के बाद उसका भाई मुकेश मान गया। अगले दिन सुमति माँ बाबूजी की फोटो लेकर और अपना बक्सा
ले जाने के लिए तैयार हो गई। लव कुछ सुमती से चिपक गए, बोलने लगे, बुआ मत जाओ। सुमती बोली, दूर नहीं जा रही बेटा, आ जाया करूंगी मिलने के लिए। जाते जाते भाभी से मिलके बोली, भाभी जो तुम चाहती थी वो हो गया। आश्रम पहुंचकर सुमती ने देखा आश्रम बहुत बड़ा था। चारों ओर सफेद साड़ी में महिलाएं घूम रही थीं। सुमती भी वहां के ऑफिस में बात करके वहां रहने के लिए कमरा पता कर लिया। एक कमरे में 2 औरतें रहती थीं। सुमती कमरे में जाके माँ और बाबूजी की फोटो को सीने से लगाकर बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। अकेले अगले दिन सबके साथ सुमती आश्रम के मंदिर गई। मंदिर में कृष्ण भगवान की मनमोहिनी मूर्त थी। थोड़ी देर में एक महिला आके बोली, आज वो बड़े साहब आए हैं, सबको साल और मिठाई बांट रहे हैं, आपको भी देने के लिए बुलाया है। सब वहां से चली गई, पर सुमती वहीं बैठी रही। एकटक कृष्णा की मूर्ति को निहार रही थी। दुख उसके आंसू जो आंखों से छलक रहे थे। इसी दुख में वो पूजा करते हुए भजन गाने लगी। वो बड़े साहब जो सौल और मिठाई दे रहे थे वे कोई और नहीं अनिकेत के पिता थे। उनके साथ अनिकेत भी आया था। अनिकेत के बड़े भाई की शादी के बाद बेटी हुई है, इसलिए यहाँ सबको मिठाई बांट रहे थे। सुमती की आवाज सुन के अनिकेत चौंक गया। वो तुरंत उसकी आवाज पहचान गया। वो बेचैन हो गया, इधर उधर देखने लगा, आवाज की ओर बदहवास होके भागने लगा। मंदिर में आकर वह रुक गया और हाँफने लगा और उसे कोई सफेद साड़ी में मूर्ति की ओर मुंह करके बैठी दिखाई दी। अनिकेत फिर चारों ओर देखने लगा। फिर उसे एहसास हुआ यह आवाज वाली महिला यही है। वो आवाज देता रहा। सुमती एकाएक आवाज सुमती की बंद हो गई। अनिकेत के दिल की धड़कन बढ़ गई। जब सुमती ने पीछे मुड़कर देखा तो अनिकेत चौंक गया। वो प्यारी सी चुलबुली सी लड़की आज किस हाल में है। सुमती अनिकेत को देखकर बोली, सहरी बाबू आप। अनिकेत का एक पल मन हुआ कि वो सुमती को जोर से गले लगा ले। वो लड़की जिसे सफेद रंग तनिक भी पसंद नहीं था, आज ऊपर से नीचे सफेद रंग में है। वो फूल सा चेहरा मुरझा गया। सुमती को देखकर उसके दिल ने उसके दुख का अंदाजा लगाया जा सकता था। अनिकेत की आंखें सुमती को देखकर भर आईं। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और पास आके बोला, कैसी हो सुमती, ये क्या हाल बना लिया तुमने। सुमती मुंह नीचे करके बोली, किस्मत का थप्पड़ है बाबूजी। अनिकेत का दिल बहुत दुखी था। जो लड़की बस शरारत भरी बातें करती थी आज वो कितनी गंभीर हो गई है, कैसी गंभीर बातें कर रही है। अनिकेत कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर देखकर मन ही मन बोला, हे कान्हा, मैंने तुमसे कहा था सांवरी को मुझसे दोबारा जरूर मिलाना, पर ऐसी हालत में मिलेगी यह तो मैंने कभी सोचा नहीं था, यह कभी नहीं चाहा। अनिकेत ने सुमती से इस हाल के बारे में सब कुछ पूछा। सुमती ने रोते हुए सारी बातें बता दी। अनिकेत को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर में अनिकेत का ड्राइवर आ गया और बोला, चलिए वकील बाबू, बड़े साहब बुला रहे हैं। सुमती अनिकेत की तरफ देखती हुई बोली, आप वकील बाबू बन गए हैं। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, जी खानदानी पेशा है, पिताजी इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, भैया भी वकील हैं और भाभी समाज सेविका हैं, नारी सम्मान नाम की एक संस्था चलाती हैं, माँ भी उसमें उनका साथ देती हैं। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सुमती का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक रात करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमती आवाज से उठी और दरवाजा खोला। आश्रम की एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सुमती को उसके साथ रहने वाली कुसुम को आवाज दे के बोला, चलो आश्रम की बड़ी दीदी जो आश्रम की वार्डन थी, दोनों को आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह गुस्से में बोली, ये बहाना बड़ी दीदी को बताना। सुमती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। सुमती और कुसुम उसके पीछे पीछे चल दी। बड़ी दीदी के यहाँ पहुंचकर देखा तो 2 आदमी बैठे थे। दीदी ने उन दोनों से बोला, बाहर बस खड़ी है, जाओ उसमें बैठ जाओ। सुमती आश्चर्य से बोली, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में। सुमती के जवाब सुन के वह गुस्से में बोली, कुसुम इतने दिनों से यह तेरे साथ रह रही है, तूने इसे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं, मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। जा रास्ते में कुसुम बता देगी।
सुमति कुसुम के साथ चल दी। रास्ते में कुसुम ने बताया, ये हमसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराते हैं। जो भी इनका विरोध करता है उन्हें मारकर आश्रम के पीछे बगीचे वाली जगह पर जला के गाड़ देते हैं। हम कहीं और जा नहीं सकते। परिवार वालों ने पहले ही हमें त्याग दिया है। सुमति यह सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों लड़कों ने जबरदस्ती उन्हें बस में बिठाया, जहाँ पहले से ही आश्रम की कई महिलाएं थीं, जो बिना कुछ बोले शांत बैठी थी, शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी। सुमति कैसे भी वहां से निकलने की सोच रही थी। सुमति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वह इस मुसीबत से कैसे निकले। मन ही मन में अपने कान्हा को मना रही थी, हे कान्हा, जैसे तुमने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे ही आज मेरी भी बचा लो। सुमति घबराहट के कारण रोई जा रही थी। वो बस एक होटल के बाहर जाकर रुकी, तभी महिलाओं के होटल के अंदर भेज दिया गया। सुमति हमेशा मौके की तलाश में रहती, कैसे भी यहाँ से निकल जाए, पर कोई मौका नहीं मिला उसे। एक एक करके सभी महिलाओं को अलग अलग कमरे में भेजने लगे, जहाँ पहले से ही कोई ना कोई आदमी मौजूद था। सुमति को भी एक कमरे में ले गए। सुमति बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उसे उन लड़कों ने कमरे में धक्का दे दिया। सुमति जैसे ही कमरे में पहुंची, वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो झट से उसने कुंडी बंद कर दी। कमरा बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत सी मूर्तियां और गुलदस्ते थे। सुमति बुरी तरह डरी हुई थी। वो उसके आगे हाथ जोड़ के बोली, मुझे जाने दो, रहम करो। पर वो आदमी दुष्टता भरी हंसी से बोला, ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तेरे लिए पूरे 45,000 रुपए खर्च किए हैं, पहले उन्हें वसूल। वो किसी भूखे भेड़िए के जैसे उस पर झपटा। सुमति उससे जितना दूर जा सकती थी उससे उतनी दूर भागी। अंत में दीवार से लगकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के लाचारी से रहम की भीख मांग रही थी। पर वह मानव के भेष में दरिंदा था। उसे सुमति को कस के अपनी बाजू में दबोचा। सुमति खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास कर रही थी, पर उसके ताकत के आगे सब विफल हो रहा था। सुमति बार बार हाथ मार रही थी और वो दरिंदा जानवर की तरह उसे दबोचे जा रहा था। सुमति के हाथ पर उसके नाखून के खरोंच के जो निशान लग गए, जिनसे खून बह रहा था। सुमति के कपड़े जगह जगह से फट गए थे। सुमति अपने पूरे जोर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सुमति के हाथ वहीं मेज पर रखी पीतल की मूर्ति आ गई। सुमति ने पूरे जोर से उस मूर्ति से उस आदमी के सर पर दे मारा। वो आदमी सर पकड़ के गिर गया और गिरते ही बेहोश हो गया। सुमति चौंक गई और वहां से निकलने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली। जैसे ही मेन गेट पर पहुंची तो देखा दोनों लड़के जो बस लेके आए थे वहीं बैठे ताश खेल रहे थे। सुमति को अब कोई दूसरा रास्ता खोजने लगी। जैसे तैसे उसे पीछे एक खिड़की दिखाई दी जिससे बाहर जाया जा सकता था। वहां से कूदकर वो भागने लगी। बदहवास होते रोते हुए वो बस भागी जा रही थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अब उसने सोच लिया कि वह खुद को खत्म कर लेगी। एक औरत के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा कमजोर वो तभी हो जाती है जब उसके सम्मान को संकट आ जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पुल दिखाई दिया। वो भागते हुए उस पुल पर पहुंची। वहां बहुत से वाहन आ जा रहे थे। उसने पुल के नीचे देखा तो रात में पानी हल्की रोशनी में जो बहुत भयावान लग रहा था। सुमति रोते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ कर देना, पर अब मैं जी नहीं सकती, ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। सुमति को इन सब की खबर नहीं थी कि कोई कार वहीं रुक गई। जैसे ही सुमति ने छलांग लगाने की कोशिश की, कोई हाथ उसे जोर से पकड़े हुए था। सुमति को उस समय होश नहीं रहता तो बस चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। सुमति को बचाने वाला हाथ अनिकेत का था। अनिकेत उसका बड़ा भाई अजय दोनों ही पास के शहर से घर लौट रहे थे। रास्ते में सफेद साड़ी में किसी औरत को ऐसे पुल के पास खड़ा देखकर उन्हें शक हुआ, कोई आत्महत्या तो नहीं कर रही। अजय ने उसके पास कार रोक दी और तुरंत बचाने के लिए दोनों बाहर निकले, पर यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो लड़की सुमति होगी। सुमति अनिकेत को देखकर बोली, बाबूजी वो हमें मार देंगे। रोते हुए बोलते बोलते बेहोश हो गई। अनिकेत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और बोला, भैया। अजय से बोला कि अनिकेत इन्हें घर लेकर चलते हैं।
अनिकेत ने सुमति को कार में लिटाया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जैसे जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भाभी नैना ने दरवाजा खोला और बोली, कितनी देर लगा दी, एक तो मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, मैं अकेले ही यहाँ रह रही थी। और जब उनकी नजर अनिकेत के बाहों पर पड़ी जो उसके हाथों में बेहोश सुमति को ले रखा था, तो आश्चर्य से बोली, ये क्या है भैया? भैया बोले, अंदर चलो बताता हूँ। अंदर पहुंचकर अनिकेत ने सुमति को सोफे पर लिटाया। नैना भाभी ने फर्स्ट एड बॉक्स मांगा और पानी। फिर अनिकेत ने भाभी को और भैया को सुमति के बारे में सब बताया कि वो किस गांव की है, यहाँ कैसे पहुंची। फिर अनिकेत ने पानी की कुछ छींटे सुमति के चेहरे पर मारी, जिससे वह होश में आ गई और मुंह को अपने आंचल से ढककर रोने लगी। सुमति को इस तरह रोते देखकर अनिकेत का मन बेचैन हो रहा था। वो बार बार सुमति से रोने की वजह पूछ रहा था। उसे चुप कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए बढ़ाया, फिर संकोचवश पीछे कर लिया। नैना भाभी को इशारा किया। भाभी ने सुमति के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बड़े प्यार से पूछा, सुमति मुझे बताओ, मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सुमति से सकते हुए धीरे धीरे सुमति ने सारी बात बता दी। अनिकेत के साथ अजय नैना को भी बहुत गुस्सा आया। आश्रम के नाम पर ये सब हो रहा है। मजबूर औरतों को सहारा देने के बजाय ये लोग उनकी मजबूरी का इस कदर फायदा उठा रहे हैं। हमें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इन सब बातों से अजय शांत बैठे थे। नैना नारियों के सम्मान के लिए समाज सेविका के रूप में संस्था चलाती थी, इसलिए उन्हें इन सब के खिलाफ जल्दी से जल्दी कुछ करना था। अजय कुछ सोच के बोले कि अनिकेत, घर में प्यार से अनिकेत को अनी बुलाते थे। वो आश्रम राजनीति के जाने माने नेता गिरवर जी का है। वो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उनके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। सुमति रोते हुए बोली कि मैं भी उस आश्रम में अब नहीं जा सकती, इससे अच्छा होगा कि मैं जहर खा लूं। सुमति की बात सुन के अनिकेत बोला, नहीं तुम हमारे यहीं रह लेना। सुमति बोली, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। नैना बोली, मैं जो संस्था चलाती हूँ तुम वहां रह लो, वहां और भी बहुत सी महिलाएं रहती हैं। सुमति को यह बात ठीक लगी। नैना ने उसके जिस्म पाए खरोंच जो लगी हुई थी उन पर दवा लगाने लगी। अनिकेत का खून जो सुमति के घाव देखकर खोल रहा था। नैना ने सुमति के फटे कपड़े देखकर उसे कपड़े बदलने को बोली। सुमति बोली, पर भाभी मैं तो सफेद साड़ी पहनती हूँ। नैना बोली, कोई बात नहीं सुमति, सफेद रंग ही पहनना जरूरी नहीं है, मेरे और भी कपड़े हैं वो पहन लो। सुमति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, माँ ने सफेद को ही बोला था, अब ये रंग हमसे जुड़ गया है, हमें इसी के साथ जीवन बिताना है। सुमति की बात सुन के अनिकेत अपने मन में बोला, मैं तुम्हारे जीवन में इस सफेद रंग को हटा के रहूंगा सुमति, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरूंगा। नैना ने सुमति को अपने कमरे में से एक हल्के रंग का जो सूट दे दिया और बोली, मेरे पास तो यही है, अभी यही पहन लो, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। सुमति ने वो सूट पहनकर आई तो अनिकेत की नजर उस पर ठहर गई। वो हल्के रंग का सूट जिसमें हल्के हल्के रंग के फूल बने थे और लाल लैस लगी हुई थी, नेट का दुपट्टा सर पर रखे सादगी से सुमति बहुत सुंदर लग रही थी। सुमति अपने घाव के कारण बार बार परेशान हो रही थी। अनिकेत बोला, सुमति मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। अजय बोला, अनिकेत जोश में होश मत खो बैठना, यह सब इतना आसान नहीं है। वो आश्रम किसी ऐसे इंसान का नहीं है, वो नेता गिरवर जी का है, जिनका नाम न केवल इस शहर में बल्कि हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है। उनके खिलाफ लड़ना और इस तरह सुमति के वहां से भाग आने से वो लोग और सतर्क हो जाएंगे। सुमति की जान को खतरा भी हो सकता है। पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं, तब कुछ करेंगे। नैना भी अजय की बात से सहमत थी। सुमति को नैना ने आराम करने के लिए एक कमरे में सुला के कमरे के बाहर अब तीनों लोग इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे थे। सबको अब पापा का आने का इंतजार करना था, करना ही सही लगा। नैना ने सबको सोने के लिए बोला।
अनिकेत बोला, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। नैना और अजय के वहां से जाने के बाद अनिकेत सुमति के लिए बहुत चिंतित था। कहीं ना कहीं उसे भी डर था, कहीं पापा मना न कर दें। परेशान होके वो भी एक बार सुमति को देखकर अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात में सुमति के कान में जानी पहचानी सी आवाज आई, सुमति बिटिया, सुमति बिटिया। सुमति की आंख खुली, उसने देखा सामने बाबूजी और माँ खड़ी थी। सुमति खुशी और आश्चर्य से बोली, बाबूजी, माँ, आप लोग आ गए? आप लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? आप लोग अपने साथ हमें क्यों नहीं ले गए? यहाँ हमारा कोई नहीं है, हमें किसके सहारे छोड़ गए हो? हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बाबूजी बोले, बिटिया, तू हमारी बहादुर बिटिया है। भगवान को पता है तू कितनी बहादुर है, इसलिए तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पर बिटिया, तू कभी हार मत मानना, मुश्किलों से भागना नहीं, उसका सामना करना। अपने साथ साथ तुम्हारे ही जैसी जो और भी महिलाएं हैं, उनका साहस बनकर हार कभी मत मानना। माँ मुस्कुरा के बोली, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मजबूत बनकर जो मजबूर नहीं बिटिया, मजबूत बनना। इतना बोल के वो लोग ओझल हो गए। सुमति चिल्लाती रही, बाबूजी, माँ। तभी उसे किसी ने जोर से हिलाया। सुमति की आंखें खुली तो सामने नैना और अनिकेत खड़े थे। सुमति पसीने में भीगी हुई इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ उसे सपना देखा था। अनिकेत ने पूछा, क्या हुआ सुमति? बोली, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। माफ करिएगा, हमारी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। नैना बोली, कैसी बात करती हो सुमति, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ी देर में नैना भाभी की बेटी रोने की आवाज आई। वो बोली, उठ गई मेरी डॉल, हम देख कर आते हैं। अनिकेत, तुम सुमति को पानी दे दो, थोड़ी देर बाद बात कर लेना, सुमति को थोड़ा अच्छा लगेगा। नैना के वहां से जाने के बाद अनिकेत ने सुमति को पानी देकर वहीं पास में बैठा लिया और सुमति पानी की एक घूंट पीकर गिलास हाथ में लेकर बैठी थी। कमरे में शांति छाई हुई थी। सुमति अचानक से बोली, मुझे लड़ना है उनके खिलाफ। मैं ऐसे डर के दब के नहीं रह सकती, नहीं तो वे लोग ऐसे आश्रम की महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। मुझे नहीं पता यह सब कैसे होगा, पर मैं इसके लिए इनके खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। अनिकेत सुमति की बात सुनकर खुश होते हुए बोला, हाँ सुमति, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल शाम को पापा आएंगे, तब उनसे बात करके हम आश्रम पर केस फाइल करेंगे। अभी तुम आराम करो। सुमति बोली, नहीं, अभी तो मैं जागी हूँ, अब तो इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह नाश्ता करने के बाद अनिकेत सुमति को नैना के द्वारा बनाई गई संस्था पर लेकर गया। वहां सुमति को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। अनिकेत बोला, आज शाम पापा आएंगे तो मैं उनसे बात करने के बाद तुम्हें बताऊंगा आगे क्या और कैसे करना है। सुमति को वहां छोड़कर अनिकेत वहां से चला गया। सुमति उस संस्था में घूमने लगी। उसने देखा वहां की कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कढ़ाई कर रही थी। सुमति ने भी अपने गांव में बहुत सिलाई कढ़ाई की थी। सुमति ने उन महिलाओं से पूछा इन सब के बारे में, तो उन्होंने बताया, हमें ऑर्डर मिलता है जिसे हम सब मिलकर पूरा करते हैं, जिससे हमें हर महीने वेतन भी मिलता है। यह सुन सुमति ने भी वहां काम करने की इच्छा जताई। उस संस्था की प्रबंधिका बोली, नैना मैम से बात करके बताएंगे आपको। उन्होंने फोन पर नैना से बात की। तब सुमति बोली, नैना मैडम ने बोला है आप उनकी बहुत खास है, आप जो चाहे कर सकती हैं। सुमति खुश होकर बोली, नैना भाभी कितनी अच्छी हैं। प्रबंधविका ने बताया कि इन सब के साथ साथ अनाथ आश्रम और स्कूल कॉलेज भी चलाती हैं। यह सुनकर सुमति के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च के लिए संस्था में काम करने का विचार बनाया। शाम को अनिकेत के मम्मी और पापा आए। रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा ने नैना की बेटी, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे, उसके साथ खेल रहे थे। तब अजय भैया की तरफ से अनिकेत ने बात शुरू करने का इशारा किया। भैया ने बात शुरू करने के लिए पापा से बोले, पापा कुछ बात करनी है, आपके जो दोस्त हैं गिरवर जी, जिनके आश्रम भी चलते हैं। पापा बोले, हाँ हाँ,
उनके बारे में क्या बात करनी है? तब नैना ने बोला, पापा आपने हमेशा औरतों के सम्मान की बात की है, आज ये बात एक औरत के सम्मान की है। यह सुनकर मम्मी ने आश्चर्य से बोला, क्या हुआ नैना, क्या बात है? आज अनिकेत ने सारी बात बताई। सारी बात सुन के पापा ने कहा, हाँ कहते हुए बोला, केस तो करना ही चाहिए, पर बेटा केस है बहुत मुश्किल, क्योंकि लड़ाई आश्रम के साथ साथ गिरवर नेता के खिलाफ भी है। हमारा पक्ष भी मजबूती के लिए बहुत ठोस सबूत होना चाहिए। आश्रम की अगर आधी महिलाएं भी एकजुट होकर इनके खिलाफ बयान दे दें तो बात कुछ बन सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। भैया बोले, केस तो लड़ेंगे, लेकिन अनी पर सारे सबूत जुटाने के बाद, जल्दबाजी में नहीं। अगले दिन अनिकेत और नैना दोनों संस्था गए सुमति से मिलने। जब अनिकेत को पता चला सुमति आगे पढ़ना चाहती है तो वह बहुत खुश हुआ और नैना से सुमति के दाखिला के लिए बोला। सुमति केस के विषय में जानने को बहुत ही उत्सुक थी। अनिकेत ने सारी बात बताई और समझाया, हमें बहुत से सबूत चाहिए। सुमति उदास हो गई। नैना ने सुमति के कंधे पर हाथ रखकर बोली, यह समय उदास होने का नहीं है, हिम्मत रखो, अब लड़ना है। आगे कैसे क्या करना है अब ये सोचो। अनिकेत बोला, कैसे भी करके सुमति तुम्हें और भी महिलाओं को आगे लाना होगा और आश्रम में चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सको। सुमति ने कुसुम से बात करने की सोची। उसने आश्रम में फोन लगाया और अपनी पहचान छुपाते हुए कुसुम से बात कर एक मंदिर में मिलने को बुलाया। कुसुम मान गई। सुमति अनिकेत उससे मिलने गए। कुसुम को सुमति ने सब बता के मदद करने के लिए और महिलाओं को जो अपने साथ रहने को बोला, पर कुसुम डर गई और डर कर बोली, आश्रम वाले बहुत खतरनाक हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो मार देंगे। हमारा कोई नहीं है, इन सब के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें इस आश्रम में रहना है और हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को होटल में जाना होता है। यह सब तो सहना है, सालों से चल रहा है। यह सब किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। तो मुझे माफ करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां से चली गई। तो सुमति थोड़ी देर शांत रहकर बोली, अब एक रास्ता है। वो बोली, मुझे उस आश्रम में जाना होगा। आज सोमवार है, बस होटल शनिवार और रविवार जाएगी। इससे पहले मैं वहां कुछ ना कुछ सबूत ले आऊंगी। अनिकेत सुनते ही उसने मना कर दिया, नहीं सुमति, यह बहुत खतरनाक होगा। नैना बोली, पर हमारे पास यही रास्ता है अनिकेत। बहुत मुश्किल से माना इस बात के लिए। नैना बोली, अनिकेत तुम सुमति को एक बड़ा मोबाइल और माइक्रो कैमरा दे दो। सुमति को वो भी सभी दस्तावेजों के बारे में बता दो जिसकी हमें जरूरत है, और कैमरा कैसे चलेगा यह सब अच्छे से समझा दो। अनिकेत ने सारी बात सुमति को अच्छे से समझा दी। मोबाइल और कैमरा जो सेट करना और सब कुछ सुमति जल्दी ही समझ गई। ना चाहते हुए भी सुमति को वहां जाना पड़ा। सुमति वहां जा रही थी तो अनिकेत को लग रहा था जैसे कोई उसकी जान ही ले जा रहा है। सुमति आश्रम पहुंची और वार्डन मैडम के पास जाके रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे पता चल गई है मेरी गलती, मेरा कोई नहीं है। यहाँ से भागकर मैं भैया भाभी के पास गई, उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए और वापस अपनी शरण में ले लीजिए। सुमति को रोते देखकर वार्डन बोली, तुम जैसी बहुत औरतें यहाँ से और भी भागी हैं, जाती रहती हैं, हमें उन्हें पकड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही वापस आ जाती हैं। चलो अच्छा है तुम समझ गई, सब लोगों को ऐसे ही जीना है, इस बात को जितना जल्दी समझ सको समझ लो। सुमति अपने कमरे में गई और कुसुम यह देखकर चौंक गई। तब सुमति बोली, मैंने भी सोचा क्या लड़ाई लड़े, हमारी जिंदगी तो वैसे भी बेरंग है, ये इस नरक में जीना ही है तो यही सही, मैंने भी इस हालत से समझौता कर लिया है। आधी रात को सुमति सबसे बच के वहां के कार्यालय में उस कमरे में पहुंची जहां सारे दस्तावेज थे। वहां पर ताला लगा था। सुमति देखकर वापस कमरे की ओर जैसे ही मुड़ी, सामने कुसुम खड़ी थी। सुमति उसे देखकर बुरी तरह डर गई। कुसुम बोली, मुझे शक था तुम वापस सबूत जुटाने आई हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमति को यह सुनकर थोड़ा सगुन मिला। कुसुम ने बोला, इसकी चाबी वार्डन के पास रहती है, जैसा बोलती हो तुम वैसा करती जाओ। बस सुमति ने हाँ में सिर हिला दिया। सुमति और कुसुम दोनों कमरे
मैं वापस आ गई। तब कुसुम बोली, तुम यहीं रुको, मैं चाबी लेके आती हूँ। कुसुम वार्डन मैडम के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा खुला। वो नींद में बोली, क्या हुआ, इतनी रात को कहाँ आफत आ गई? कुसुम बोली, मैडम सुमति की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत उल्टियां हो रही है, कोई दवा हो तो दे दो। वार्डन मुंह बनाते हुए बोली, फर्स्ट एड बॉक्स तो ऑफिस में है, अब इतनी रात को कौन जाए, ये लो चाबियां, ऑफिस खोलकर दवा ले लेना और वापस लाके यहीं रख देना। कुसुम चाबियों का गुच्छा लेके तेजी से सुमति के पास गई। सुमति चाबियां देखकर खुशी से उसने पूछा, कैसे मिली? कुसुम ने सारी बात कह सुनाई। दोनों कार्यालय में पहुंची। सुमति को अंदर भेजकर कुसुम दरवाजे पर पहरा देने लगी। अनिकेत ने जैसा बताया, सुमति ने वैसे ही पेपरों की फोटो ले ली और कुछ फाइल साथ में ले ली। जल्दी से बाहर आ गई। कुसुम ने दरवाजा में जो जल्दी से ताला लगा दिया और ताला लगाकर चाबी मैडम के पास रखाई और डर के मारे दोनों को पसीना आ रहा था। सुमति ने बताया, अब ये फाइल अनिकेत के पास पहुंचानी है। अगले दिन कुसुम सुमति को लेकर वार्डन मैडम के पास पहुंची और बोली, मैडम सुमति को दवाई से भी आराम नहीं हो रहा है, उसको लेकर डॉक्टर के पास जा सकती हूँ? वार्डन मैडम बोली, हाँ जाओ, पर जल्दी आना। ठीक है बोल कर कुसुम और सुमति नैना की संस्था पहुंची, जहाँ अनिकेत पहले से मौजूद था। वहां फाइल और पेपर अनिकेत को दे दिए। अनिकेत ने खुशी से बोला, वेल डन सुमति। कुछ देर बाद बात करने के बाद सुमति और कुसुम आश्रम के लिए निकल पड़ी। पीछे से अनिकेत ने आवाज लगाई, सुमति। सुमति ने पीछे मुड़कर देखने लगी और उन्होंने बोला, अपना ध्यान रखना। सुमति मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। रास्ते में कुसुम बार बार सुमति के चेहरे को देख रही थी। सुमति यह देखकर जो कुसुम से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुसुम थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, अनिकेत बाबू की आंखें देखी। सुमति आश्चर्य से बोली, मतलब? कुसुम बोली, वो तुम्हें चाहते हैं? इतना सुन जो सुमति चौंक गई। बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमें गांव से जानते हैं, वो तो वकील होने के नाते हमारी मदद कर रहे हैं। बस कुसुम बोली, देखा नहीं कैसे उन्होंने बोला, सुमति अपना ध्यान रखना। सुमति ने कुसुम का मुंह बंद करते हुए बोला, बस अब और कुछ नहीं बोलो। कुसुम मुस्कुरा रही थी। दोनों आश्रम पहुंची। वार्डन मैडम ने कुसुम से बोला, सुमति को ऑफिस में भेजो, कुछ बात करनी है। सुमति ने देखा वहां दोनों लड़के जो बस से औरतों को लेकर जाते थे, वार्डन मैडम के ऑफिस में बैठे हुए थे। सुमति ने अपना माइक्रोफोन ऑन कर लिया था और ऑफिस में गई। तब वार्डन मैडम ने बोला, तो सुमति इस बार तुम्हें बस से जाना है, पिछली बार बहुत नुकसान कर दिया तुमने, सेठ जी बहुत गुस्सा थे। सुमति बोली, हाँ मैडम मैं चलूंगी, और कहाँ जा सकती हूँ, पर सेठ जी कौन है जिन्हें मैंने नाराज कर दिया था? वो बोली, तुम सेठ जी को नहीं जानती? सेठ गिरवर जी, वही तो इन सब के करता धरता है। सिर्फ इसी शहर में नहीं, जहां जहां उनके आश्रम है, सब जगह यह होता है। सुमति के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, जो सीधे अनिकेत अपने लैपटॉप में देखकर रिकॉर्ड कर रहा था। सुमति ने बहुत मेहनत और कठिनाई से बहुत से सबूत जुटा लिए थे। आधी रात को बस की आवाज से सुमति की आंख खुली तो सुमति ने झट से कैमरा ऑन करके बस के पास छुप गई। छुपते छुपाते पहुंची। उसने देखा तो बस से किसी सफेद कपड़े में लिपटी कोई लाश निकालकर बगीचे के ओर ले जा रहे थे। सुमति उनका पीछा करने लगी। बगीचे में पहुंचकर उसने देखा उसे वहीं दफना रहे हैं। सुमति के हाथ पांव फूल गए। उस समय उसे बहुत डर लग रहा था। वहां से बचकर सीधे कमरे में जाकर लेट गई। कुसुम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। कुसुम को देखकर वह उससे लिपट कर रोने लगी। कुसुम ने पूछा, बता तो, कहाँ गई थी, क्या हुआ? सुमति ने सारी बात बताई। कुसुम बोली, हाँ, यहाँ अगर कोई ज्यादा उम्र का हो जाए या गर्भ ठहर जाए तो मार के उसे बगीचे में गाड़ देते हैं। सुमति ने आंसू साफ करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं छोड़ूंगी, सबको इंसाफ दिलाऊंगी। कुसुम ने बोला, कल तो शनिवार है, तुम सुबह ही यहाँ से चली जाना। सुमति बोली, नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाना है इन्हें। पहले ही अनिकेत को बता दूंगी, वो पुलिस को लेके होटल आ जाएंगे, साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेंगे जो इन सबको बढ़ावा देते हैं। अगले दिन सुमति ने ऐसे ही किया। अपने फोन का जीपीएस चालू कर दिया और फोन अपने आंचल में छुपाकर बस में बैठ गई। सुमति और कुसुम बहुत घबरा रही थी। इस बार किसी दूसरे होटल पहुंचे थे। सबको एक एक करके कमरे में भेजा जा रहा था।
सुमति बेसब्री से अनिकेत का इंतजार कर रही थी। सुमति को एक कमरे में भेजा गया। सुमति का डर बढ़ते जा रहा था। कमरे में सुमति पहुंची तो वहां एक आदमी शराब लेके बैठा पी रहा था। सुमति को देखकर बोला, सुंदर, अति सुंदर, और सुमति की ओर बढ़ा। सुमति परिस्थितियां संभालते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे हाथों से भी तो जाम पी लें। और यह सुन आदमी के चेहरे पर खुशी छा गई। वह सुमति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो सोच रही थी, अभी तक अनिकेत क्यों नहीं आया। थोड़ी देर में शराब खत्म हो गई। वो सुमति की ओर बढ़ा। सुमति अब बहुत ज्यादा घबरा गई और कमरे में बचने के लिए भागने लगी। उस आदमी ने सुमति का हाथ जोर से पकड़ा। सुमति रोने लगी। इतने में तेजी से दरवाजा खुला। सामने पुलिस और अनिकेत खड़ा था। पुलिस को देखकर आदमी भागने की कोशिश करने लगा। अनिकेत सुमति के पास पहुंचा तो सुमति अनिकेत से लिपटकर रोने लगी। घबराहट में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कब अनिकेत से लिपट गई। अनिकेत ने उसे चुप कराया। तब सुमति झटके से अनिकेत से अलग हुई। अनिकेत ने बोला, माफ करना, थोड़ी देर हो गई मुझे। सुमति को लेकर वह कमरे में पहुंचा जहां वो अनिकेत के मम्मी पापा से पहली बार मिली। सुमति ने दोनों लोगों के पैर छुए। मम्मी ने गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा। नैना ने जल्दी सुमति के लिए पानी मंगवाया। सुमति पानी पी के सारी बात सबको बताने लगी कि ये सब बस यही नहीं बल्कि और शहरों में भी जहां जहां इनके आश्रम है सब जगह चल रहा है। और हर जगह जवान विधवा कोई आश्रम में रखते हैं, नहीं तो मार के बगीचे में दफना देते हैं। अनिकेत बोला, हाँ, मैंने रजत जो पुलिस था उसको बताया है, वो कल वहां खुदाई कराएंगे। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबको जरूर इंसाफ मिलेगा। अगले दिन अनिकेत केस फाइल कर दी और जो कि पूरे शहर में हंगामा मच गया। पापा के पास गिरवर का फोन आया और बोले कि देखो, अभी तुमने हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। ऐसे ही सुमति को भी बहुत धमकियां मिली पर सुमति ने साहस नहीं छोड़ा। पहली सुनवाई में सुमति का पक्ष मजबूत रहा। बगीचे की खुदाई से बहुत से नरकंकाल निकले। आश्रम के पेपर के अनुसार वहां बहुत सी महिलाओं ने आश्रय लिया था, पर अब उनमें से कुछ का कुछ भी पता नहीं था वो कहां गायब हो गई। बस अब एक ही परेशानी थी, कुसुम के अतिरिक्त कोई भी महिला गिरवर के खिलाफ नहीं बोली। सुमति ने बहुत समझाया पर कोई औरत नहीं मानी। सुमति उन्हें समझा रही थी, गवाही देने को यही मौका है खुद को और बाकी महिलाओं को इस दलदल से निकालने का। वो महिलाएं बोली, हमारी किस्मत में यही लिखा है। सुमति गुस्से में बोली, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद के लिए तैयार हों। और तो मजबूर नहीं होती, उनकी सोच उन्हें मजबूर बनाती है। किस बात का डर है? उनके खिलाफ बोलो या न बोलो, एक उम्र के बाद वैसे भी तुम्हें मार ही देंगे। अब निर्णय सब आपके हाथ में है। सुमति वहां से चली गई। अगली सुनवाई में सुमति का पक्ष कमजोर पड़ रहा था। तभी आश्रम की महिलाएं एकजुट होकर आईं और गिरवर के खिलाफ गवाही दी। सुमति यह देखकर बहुत खुश थी। शहर में नारी सम्मान और नारी शक्ति जैसी कई संस्थाओं की महिलाओं ने आश्रम की महिलाओं के संग गिरवर के खिलाफ रैली निकाली। यह देखकर दूसरे शहर के गिरवर द्वारा चलाए जा रहे आश्रम की महिलाएं सामने आईं और गवाही दी। इन सब में गिरवर को काले काम और काला धन का पता चला, जिससे और भी शहर के बहुत से लोग शामिल थे। सुमति के पास फोन आया। फोन वार्डन मैडम का था। वो सुमति से माफी मांग रही थी। सुमति बोली, अगर आप एक पुरुष होती तो माफ कर। सुमति के पक्ष में फैसला हुआ। गिरवर को उम्र कैद हुई। उसकी सभी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सभी महिलाओं ने उत्सव के रूप में इसे मनाया। सभी महिलाओं को सरकारी आश्रम भेज दिया गया। उन्हें स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दी गई। अब वो भी समूह में कार्य करके आत्मनिर्भर और सम्मान का जीवन जीती हैं। सुमति उन सबसे मिलने आती जाती रहती है। कुसुम सुमति को देखकर बोली, भगवान का पता नहीं किस रूप में आके मदद कर जाए। करीब 1 महीने बाद पता चला गिरवर ने बदनामी से परेशान होकर जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुमति नैना भाभी के संस्था में रहकर काम कर रही है और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और महिला अध्यक्ष बनकर महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बहुत काम किए, जिसे सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। लेकिन सुमति ने अपना वही साधारण जीवन रखा, संस्था में रहना, काम करना। अनिकेत को नैना ने कई बार बोला सुमति से शादी के लिए पूछने को, पर अनिकेत की हिम्मत नहीं होती थी। नैना ने परी के जन्मदिन पर सुमति को घर बुलाया। सुमति घर पहुंचकर नैना की मदद करने लगी। नैना ने सुमति से अनिकेत को बुलाने के लिए भेजा।
सुमति अनिकेत के कमरे में पहली बार गई। उसने देखा वहां बहुत सी पेंटिंग रखी थी। सुमति सबको देखने लगी, तब कि उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो कपड़े से ढकी हुई थी। उसने वो कपड़ा हटाया तो चौंक गई। वो तस्वीर सुमति की थी जब वो गांव में भजन गाने के लिए सर पे दुपट्टा रख के बैठी थी। तभी अनिकेत के आने की आहट हुई। सुमति ने उसे कपड़े से ढक दूसरी पेंटिंग देखने लगी। अनिकेत के कमरे में आते ही सुमति बोली, वो नैना भाभी ने आपको नीचे बुलाया है। अनिकेत बोला, हाँ मैं अभी आता हूँ। तकिए के नीचे कार की चाबी है, जरा भैया को दे देना। इतना बोल के अनिकेत अलमारी से कपड़े निकालकर नहाने चला गया। सुमति ने जैसे ही तकिया हटाया तो देखा चाबी के साथ एक पायल भी रखी थी। सुमति उसे हाथ में लेके देखने लगी। अनिकेत यह देखकर चौंक गया। सुमति वो पायल दिखाते हुए बोली, ये पायल तो अब तक आपके पास है, वो भी तकिए के नीचे। अनिकेत हड़बड़ा गया। सुमति ने फिर पेंटिंग भी दिखाई। अनिकेत कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अनिकेत बोला, हाँ सुमति, जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हें देखने के बाद एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूल सका और न ही किसी और को कभी चाहा। सुमति मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी नैना भाभी और मम्मी के साथ जो कमरे में आ गई और हाथ में कुछ सामान भी था। अनिकेत और सुमति को देखकर कुछ हद तक समझ गई थी कि अनिकेत ने अपने दिल की बात ही कह दी है। सुमति उन्हें देखकर हड़बड़ा गई और बोली, भाभी मैं आ ही रही थी। मम्मी बोली, हाँ हाँ आ जाना, पहले तैयार हो जाओ। सुमति बोली, मैं तो तैयार हूँ, तो सफेद साड़ी ही तो पहननी होती है हमें। नैना और माँ मुस्कुराते हुए बोली, सामान खोल के देख लो। जिसमें लाल साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान था। वो आश्चर्य से दोनों की तरफ देख रही थी। माँ ने सुमति के सर पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो यह सब पहन लो। आज ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। सुमति आंखों में आंसू लिए बोली, आप लोगों के वैसे ही मुझ पर बहुत एहसान है हम पर, लेकिन मैं विधवा लोग मुझे सब अपशगुनी बोलते हैं। माँ बोली, इतनी महिलाओं को इंसाफ दिलाया है तो तुम तो उनके लिए भगवान का रूप हो, अब सगुन अपशगुन नहीं। सुमति मम्मी के गले लगकर रोने लगी। नैना पास आके बोली, तो चलो देवरानी जी तैयार होना, अब आपका बेरंगा सिंदूरा रंगों से सजने वाला है। माँ ने अनिकेत से बोली, जल्दी तैयार हो जा, नीचे आ जाना। नैना ने सुमति को बहुत सुंदर से सजाया। जब नीचे हॉल में पहुंची तो लवकुश दोनों बुआ बोलते हुए सुमति से चिपट गए। मुकेश भैया भाभी भी सामने खड़ी थी। नैना ने बताया, पापाजी ने पहले ही इनसे बात कर ली थी और इन्हें यहाँ बुला लिया था। सुमति की सगाई होने के बाद लोगों के मन से सगुन और अपसगुन का भ्रम मिटाने के लिए सुमति ने अपनी शादी में सभी विधवा महिलाओं को बुलाया। सुमति की शादी बहुत धूमधाम से हुई। सुमति की मांग खूबसूरत सिंदूरा से फिर भरी गई। शादी के बाद सुमति ने खुद के रुपए से अपने गांव का घर वापस खरीदकर माँ और बाबूजी की फोटो लगाई और जब भी समय मिलता है अपने मायके समझकर वहां चली जाती थी और माँ बाबूजी को महसूस करती थी। सुमति ने विधवा महिलाएं जो चाहती थी कि उनकी शादी कराई जाए, उन महिलाओं से बोला, परिवार सीमित रखना, अनाथ आश्रम से एक एक बच्चे गोद जरूर लेना। सुमति ने महिलाओं के ऊपर बहुत से लेख लिखे। कभी सोचा है विधवा आश्रम तो होता है, लेकिन कभी भी विदुर आश्रम नहीं होता। ऐसा नहीं है समाज में विदुर नहीं होते या कम होते, पर विदुर के लिए समाज में इतने नियम नहीं है। जो दूसरी शादी कर सकते हैं उन्हें सफेद रंग नहीं पहनना होता, ना कोई उन्हें अपशगुनी मानता है, क्योंकि उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती उनमें। पर विधवा जैसे कई नियम लागू नहीं होते। महिलाओं को इतना शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि वे किसी भी परिस्थिति में खुद को स्वयं संभाल सके। किसी को इतना हक ना दें कि वो आके आपकी मजबूरी का फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब